हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन हब पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1857 की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था। ठीक है, इसके कारण क्या थे, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक में बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 940 को। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 940 को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के कई चरणों में इसको डिवाइड किया गया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो पहला था इसका स्वरूप। ठीक है, 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था। दूसरा था इसका कारण कि ये किन कारणों की वजह से हुआ। तीसरा था इसका प्रारंभ कैसे हुआ था। ठीक है। फिर चौथा है विस्तार। विस्तार इसका किन किन क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ। और है विद्रोह से संबंधित विचार कि इसके विचार क्या रहे थे। और है छठा है परिणाम। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ, जो विद्रोह के बाद जो भी इसका रिजल्ट आया वो क्या था, और जो भी रिजल्ट आया था उसकी असफलता के कारण क्या थे। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 1857 क्रांति में। तो 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। कौन थी महारानी? विक्टोरिया थी, जो उस समय वहाँ की महारानी थी। और प्रधानमंत्री कौन थे? 5 के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? इंग्लैंड के। और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम? लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इतना समझ में आ गया होगा कि जो भारत पे राज करने वाले इंग्लैंड था उस समय वहाँ की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। प्रधानमंत्री पामस्टन। और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो 1857 क्रांति में देखते हैं कि इसके विद्रोह के समय जो इसकी योजना बनी थी वो कहाँ बनी थी? भारत के बिठूर कानपुर में इसकी योजना तैयार हुई थी, जिसमें नाना साहेब और अजीम उल्ला खां थे। समझ आ रहा होगा, 1857 विद्रोह की योजना भारत के बिठूर कानपुर में तैयार हुई थी, जिसमें नाना साहब और अजीमुल्ला खां थे। इसके बाद अजीमुल्ला खां लंदन गए और वहां रहे। ठीक है, भारतीयों से समर्थन प्राप्त किया। ठीक है, कहाँ चले गए थे अजीमुल्ला खां? लंदन चले गए थे। वहां जो भी भारतीय रह रहे थे उनसे क्या किया? समर्थन प्राप्त किया। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? कमल का फूल और रोटी। याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 1857 क्रांति का प्रतीक क्या था। तो कमल का फूल और रोटी इसका प्रतीक चिन्ह था। इसका विद्रोह का जो झंडे का प्रयोग किया गया था वह कैसा किया गया था? हरे रंग के झंडे का इसमें प्रयोग किया गया था। तो समझ आ रहा होगा कैसा प्रयोग किया गया था? हरे रंग के झंडे का प्रयोग किया गया था। अब विद्रोह का स्वरूप। ठीक है, पहला पॉइंट जानते हैं इसके विद्रोह का स्वरूप क्या था। तो अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इसे क्या कहते हैं? सैनिक विद्रोह कहते हैं। मुस्लिम षड्यंत्र तथा लोगों को ईसाई धर्म में बदलना इस विद्रोह का स्वरूप बताया जाता है। जो भारतीय लोगों को क्या था? जबरन ईसाई धर्म बनाया जा रहा था, तो ये इसके कुछ स्वरूप बताया जाता है। अनेक भारतीय इतिहासकार इसे भारत का स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भारतीय इतिहासकार? कि इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित नहीं थे। ये फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, क्योंकि सभी उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। क्या था? भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। ठीक है, इसका कारण क्या था, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला था राजनीतिक कारण। ठीक है, तो राजनीतिक कारण के में डिस्कस करते हैं कि मुगल सम्राटों के अधिकारों का क्या करते थे ये लोग? हास करते थे। उस समय क्या था? मुगलों का राज्य चलता था, तो ये क्या करते थे? ये राजनीतिक कारण में मुगलों का हास करते थे, उनके अधिकारों को छीन लिया करते थे। फिर था डलहौजी। ठीक है, डलहौजी ने 1856 में अवध के शासक वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया, कलकत्ता में भेज दिया था। ठीक है, किसने भेज दिया था? डलहौजी ने भेज दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों के पुत्र को गोद लेने पर रोक लगा दी। क्या कर दिया? निषेध कर दिया। और राज्य को हड़प नीति में विलय कर लिया। क्या किया था डलहौजी ने? कि उसने कहा था कि अगर किसी भी राजा का कोई भी पुत्र नहीं हुआ करता था तो उसे गोद लेकर वहां का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता था। ठीक है, अगर किसी राजा का कोई भी
उत्तराधिकारी नहीं हुआ करता था तो वह क्या करते थे, अपने राज्य में उसे मिला लिया करते थे। तो ये था राजनीतिक कारण। ठीक है, जैसे सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बगाद, झांसी, उदयपुर को क्या कर लिया गया था, अपने राज्य में, ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था, क्योंकि इनके कोई भी उत्तराधिकारी नहीं थे। ठीक है, तो नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई थी। इसमें क्या कर दिया गया था, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई थी। ये थे राजनीतिक कारण। दूसरा था आर्थिक कारण। यहाँ अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण और इनकी धार्मिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी पैदा हुई, जिससे सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। तो अंग्रेज क्या करते थे, जो भी भारतीयों की भूमि थी उसको क्या कर लेते थे, अपने अधीन कर लेते थे, या तो उनसे अधिक मात्रा में कर वसूला करते थे, जिससे कि उनकी पूर्ति नहीं हो पाती थी, और अकाल और महामारी और क्या था कि भुखमरी से वहां के लोगों की मृत्यु होने लगी थी। तीसरा है सामाजिक एवं धार्मिक कारण। ठीक है, तो भारतीय में अंग्रेज क्या करते थे, भारतीयों का बहुत अपमान करते थे और भारतीयों को नस्ली गाली देते थे। क्या करते थे, नस्ली गालियां दिया करते थे। एक अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड के अनुसार वो क्या कहता था कि हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना है। यानी एडवर्ड का क्या उद्देश्य था कि भारत में रह रहे लोगों को ईसाई बनाना। तो 1850 ईस्वी में लेक्स लॉ की कानून या धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून पारित किया गया। इसके अनुसार जो हिंदू थे उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करेगा और उसे पैतृक उत्तराधिकारियों से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी क्या करते थे, जो भी हिंदू थे उन्हें क्या किया, ईसाई धर्म स्वीकार करना होगा, और जो भी उनके पैतृक अधिकार थे उनसे उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये किसने किया था, लेक्स लॉ की कानून ने। कब आया था ये, 1850 में। चौथा है सैनिक कारण। तो भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक व 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। सैनिक में असंतोष का सबसे बड़ा कारण भेदभाव की नीति था। तो वहाँ क्या होता था कि भेदभाव ऐसे हुआ करते थे, जैसे भारतीय सैनिकों के लिए खान पान थोड़ा निचले स्तर का था, और ब्रिटिश सैनिकों के लिए खान पान थोड़ा उच्च स्तर का था, और उन्हें अलग नज़रिए से भी देखा जा सकता था। जैसे कि उनकी भारतीय सैनिक थे, उनकी वेतन भी कम था अपेक्षा ब्रिटिश सैनिकों के मुकाबले। तो 1854 में डाकघर सुधार अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा सैनिकों की निशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। क्या कर दिया गया था, निशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई थी, जिसमें जो भी सैनिक अपने परिवारजनों को क्या करते थे, चिट्ठियां भेजते थे, वह निशुल्क थी। ठीक है, लेकिन वह सेवा क्या कर दी गई, आगे चल के बंद कर दी गई। अगला है कैनिन सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया, जिसमें सैनिकों में असंतोष फैल गया। ठीक है, उसने क्या कर दिया था, सेवा भर्ती अधिनियम, सामान्य सेवा अधिनियम पारित किया, जिसमें सैनिकों में असंतोष फैल गया। पांचवा है तात्कालिक कारण। ठीक है, तात्कालिक कारण आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा काफी बार, कि किस वजह से हुआ था, एनफील्ड राइफल की वजह से हुआ था। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू एनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए दिया, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस लगी होती थी, जिसे दांत से खींचना पड़ता था। ठीक है, लेकिन कुछ समय तक जो भी ब्रिटिश सैनिक थे उनके द्वारा भारतीय सैनिकों को यह नहीं बताया गया था कि इसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस का मतलब जैसे गाय या सूकर वगैरह की चर्बी को मिलाकर उसमें लगाया जाता था। इसमें चर्बी का प्रयोग इसलिए किया जा सकता था क्योंकि कारतूस में क्या ना हो, जंग ना लगे। ठीक है, इसलिए इनमें चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। तो सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी लगाई गई है। बाद में जब सरकार ने कारतूस को मंगाना शुरू किया तो शक हकीकत में बदल गया था। पहले क्या था कि लोगों को यकीन नहीं होता था कि इसमें चर्बी लगी हुई है, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि कारतूसों को वापस मंगाना शुरू कर दिया, तो उन्हें क्या हो गया, शक हो गया। तो सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिक ने कारतूसों के प्रयोग को यूज करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, तब 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आगे आए और इन्होंने एडजुटेंट
लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी थी तथा सर्जेंट हरियुसन को गोली मारकर क्या कर दिया, घायल कर दिया था। तब मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। यही विद्रोह था जो कि 1857 की क्रांति का बना था। यहीं से क्या माना जाता है कि 1857 की विद्रोह का स्वरूप या उदय माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई। तो 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर देते हैं। परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चला और 9 मई 1857 ईस्वी को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके सजा सुनाई गई। ठीक है, क्या कर दिया गया था, एक तो उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया और उन्हें सजा भी सुनाई गई। तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र की लूटपाट की। क्या किया, अस्त्र शस्त्र की लूटपाट शुरू कर दी। तो इसमें एक बात नोट कर लीजिएगा आप कि मंगल पांडे को फांसी देने के बाद यह कारण विद्रोह में बदल गया था। ठीक है, मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी तो मुख्य कारण था 1857 क्रांति के विद्रोह का। ठीक है, कब दी गई थी, 1857 को इसको फांसी दे दी गई थी। अब देख लेते हैं विद्रोह का विस्तार कैसे और कहाँ कहाँ हुआ। तो सबसे पहला है दिल्ली। तो मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और यहां अंग्रेज सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था कि जो भी सैनिक थे वह मेरठ से कहाँ पहुंच गए थे, दिल्ली पहुंचे और क्या करा था, वहां पर अंग्रेजी सेना को पराजित कर अपना अधिकार कर लिया। फिर विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को वहां का सम्राट घोषित कर दिया था। ठीक है, किसे कर दिया था, बहादुर शाह को वहां का सम्राट घोषित कर दिया था। तो 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हडसन ने के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना कहाँ पहुंची, दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया था, दिल्ली पर अधिकार कर लिया था अंग्रेजी सैनिकों ने। तो बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जा छिपा, अंत में मृत्यु दंड न देने की शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, बहादुर शाह जफर कहाँ जाके छुप गया था, वह हुमायूं के मकबरे में छुप गया था। ठीक है, तो उसे मृत्यु दंड ना मिले इसलिए उसने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो इसे कहाँ भेज दिया गया, फिर इसे रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हो गई थी, 1862 ईस्वी में रंगून में इसकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया। किसने किया, बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया। इसकी देखरेख में विजरिश कादर को अवध का नवाब घोषित किया। किसको किया, विजरिश कादर को अवध का नवाब घोषित किया। मार्च 1858 ईस्वी में कैम्पबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची। इसने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार किया। ठीक है, जब अवध पर किसका शासन हो गया था, विजरिश कादर का अवध पर शासन हुआ था, तब मार्च 1858 में कैंपवेल के नेतृत्व में एक सेना कहाँ पहुंच गई थी, लखनऊ पहुंच गई थी। इसमें विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर वापस ब्रिटिश सरकार ने अपना अधिकार कर लिया था। तो बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए कहाँ चली गई थी, नेपाल चली गई थी। ठीक है, अगला था तीसरा कानपुर। ठीक है, तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, नाना साहब ने। किसने किया था, नाना साहब, जिन्हें कहते थे धोंदूपंत। क्या कहते थे, धोंदूपंत भी कहते थे। ठीक है, जिन्हें क्या कहा गया, पेशवा घोषित किया गया था। तो नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी, तात्या टोपे को दी गई थी। तो याद रखिएगा, तो नाना साहब ने लड़ने की जिम्मेदारी किसे दी थी, तात्या टोपे को दी गई थी, जिनका वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। तो दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपवेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कहाँ पहुंची, कानपुर पहुंची और फिर से कानपुर पर ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजी सैनिकों ने वहां पर अपना अधिकार पुनः प्राप्त कर लिया। तो नाना साहब नेपाल भाग गए, जबकि तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया और अंत में उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, तो नाना साहब कहाँ भाग गए थे, नेपाल भाग गए और फांसी किसे दे दी गई, तात्या टोपे को दे दी गई। अगला है झांसी। तो आपको मालूम होगा झांसी का नेतृत्व कौन कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने किया। मार्च 1858 में यूरोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना वहां पहुंची। कहां पहुंची, झांसी पहुंची थी।
तो रानी लक्ष्मीबाई यूरोप से युद्ध किया, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण यह पराजित हुई। तो जब झांसी की रानी उस समय युद्ध लड़ रही थी, तो उन्हीं के कुछ सैनिकों ने क्या किया था, उनसे गद्दारी की थी और अंग्रेजी सैनिकों को सारी खुफिया जानकारी उन्हें दे दी थी, जिससे रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में पराजित हुई थी। तो झांसी से रानी ग्वालियर पहुंची, कहाँ चली गई थी, भागकर ग्वालियर पहुंची, और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से उन्होंने ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया था। पीछे से यूरोज अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंचा और रानी क्या किया था, रानी के साथ युद्ध किया था। तो कोटा एवं मोरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी। ठीक है, क्या हुआ था, वीर गति को प्राप्त हुई थी किस युद्ध में, कोटा एवं मोरार के युद्ध में। अगला है पांचवा जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ का है, बिहार वाला हिस्सा है। तो यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व यहाँ के जमींदार 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने किया। किसने किया था, बाबू कुंवर सिंह ने किया। छठा है इलाहाबाद। ठीक है, यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया। इन्होंने इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया गया। इन्हें क्या किया गया था, इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया गया था। सातवां है फैजाबाद। तो यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया और पूरे विद्रोह में यही एक विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की नारा दिया और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ठीक है, विद्रोह से संबंधित कुछ विचार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले ये था हमारा कि जो भी विद्रोह का विस्तार हुआ था। अब बात कर लेते हैं हम विद्रोह से संबंधित विचार की। तो 1857 ईस्वी के इस महान क्रांति के स्वरूप को लेकर विद्वान एक मत नहीं है, मतलब क्या है, एकजुट नहीं हो पाते हैं इस विद्रोह को लेकर। इस बारे में विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं, जो इस प्रकार हैं। इसे क्या कहते हैं, सिपाही विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम, समानतावादी प्रक्रिया, जन क्रांति, राष्ट्रीय विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र, ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध और सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष आदि इसे कहते हैं। तो इस पर कई विचार रखे गए थे कई इतिहासकारों द्वारा। तो यह था इसके विचार। तो अब इसके बात कर लेते हैं परिणाम के बारे में। तो 1857 की क्रांति के विद्रोह के बाद 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित करके भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया तथा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। तो भारत के गवर्नर जनरल अब क्या हो गए, वायसराय कहे जाने लगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड कंट्रोल खत्म करके भारत सचिव के साथ 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई। 1857 के विद्रोह के बाद सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय का अनुपात बढ़ा दिया गया, यानी भारतीय सेना के सैनिकों की संख्या कम कर दी गई और यूरोपीय व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी गई। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी, यानी फिर से क्या कर दिया था, राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी थी। तो विद्रोह, अब बात करते हैं विद्रोह की असफलता के कारण। ये था विद्रोह का परिणाम। ठीक है, अब बात करेंगे विद्रोह के असफलता के कारण। तो पहला था विद्रोह का सीमित स्वरूप, यानी इसका कोई भी विस्तार नहीं था कि हाँ इन्हें कहाँ तक विद्रोह करना है। इन्होंने सिर्फ आंख बंद किया और विद्रोह शुरू कर दिया था। तो ये था इसका सीमित स्वरूप। दूसरा था देसी नरेशों एवं सरदारों की गद्दारी। जैसे कोई भी राजा क्या करता था, विद्रोह शुरू करता था, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जो इनके साथ नहीं देता था, जो कि अंग्रेजों का साथ दिया करते थे। तीसरा था कुशल नेतृत्व का अभाव। ठीक है, इनका कोई भी अच्छे से नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सामने नहीं आया। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको कि इसे कुशल नेतृत्व का अभाव नहीं रहा था। चौथा है निश्चित उद्देश्यों का अभाव। ठीक है, इसमें कोई भी एक निश्चित उद्देश्य नहीं था कि हमें यह विद्रोह कहाँ तक लेकर जाना है और किस चीज के लिए लड़ना है। इनका कोई भी निश्चित उद्देश्य नहीं था। तो हर कोई अपने अधिकारों के लिए इस विद्रोह को लड़ रहा था, बल्कि राष्ट्र के हित में। सबका अलग अलग उद्देश्य था। पांचवा है विद्रोहियों के पास सीमित साधन होना। ठीक है, सीमित साधन का मतलब इनके पास लड़ने योग्य ज्यादा हथियार नहीं थे। जो भी हथियार थे अंग्रेजी सेनाओं से लूटकर प्राप्त किए गए थे। तो हथियारों की कमी भी इसका सीमित साधन माना जाता है। तो छठा है जन समर्थन का अभाव। विद्रोह तो शुरू हो जाता था, लेकिन
ये लोग क्या नहीं कर पाते थे, लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते थे, जिससे विद्रोह में कम लोग शामिल होते थे और अंग्रेजी सेना अधिक मात्रा में पहुंच जाती थी। सातवां और आखिरी है अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व। ठीक है, अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व हुआ करता था, जिसमें उनके पास अधिक हथियारों की कोई भी कमी नहीं हुआ करती थी, जिससे उन्हें युद्ध लड़ने में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा था। तो ये था हमारा विद्रोह की असफलता का कारण। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा 1857 के विद्रोह। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा यूट्यूब चैनल @एजुकेशन हब 940 को। ठीक।